प्रेस वार्ता में सभी प्रेस भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हम इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के सभी साथी आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपका यहाँ पहुंचने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज हमारे जितने भी यहाँ साथी हैं मैं उनका आपसे परिचय करा दूं। आप सब भाई साहब को तो जानते ही हैं, हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी देवेंद्र सिंह चौहान जी, हमारी बहन जी महिला के जिला अध्यक्ष जगजीत कौर जी, हमारे फरीदाबाद हल्का के प्रभारी श्री सतवीर चार जी, हमारे बड़े भाई और बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं सुनील तेवतिया जी, हमारे युवा के नेता और प्रदेश में महासचिव भाई अजय चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और अभी जेजेपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का दामन भी थामा था जब पैदल यात्रा चल रही थी, भाई सुरेश वर्मा जी, हमारे लेबर सेल के जिला अध्यक्ष और बहुत ही संघर्षशील साथी श्री सुरेश मोर जी, फरीदाबाद हल्का के अध्यक्ष श्री जीत सिंह डागर एडवोकेट जी, पृथला विधानसभा क्षेत्र के हल्का के अध्यक्ष भाई बोधराज रावत जी और हमारे भाई युवा के साथी हैं फरीदाबाद के महासचिव हैं यूथ में जिला महासचिव भाई दिनेश दलाल जी और मैं देवेंद्र सिंह तेवतिया फरीदाबाद का कार्यकारी अध्यक्ष। आज आपको जिस मकसद से यहाँ बुलाया है वो तो आपके बीच में हमारे प्रधान जी आज आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं उन्हीं से आग्रह करता हूं कि वो आपसे रूबरू हों। श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी। आदरणीय साथियों, आप सबका यहाँ आने को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। आज मुख्य रूप से जो आप लोगों को कष्ट किया है वो इसके पीछे पार्टी का एक प्रोग्राम है जिसमें 20 तारीख को बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में 2 बजे हमारा जो ऑफिशियल टाइम है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस दिन आएंगे और कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके लिए आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आप भी उसमें सभी साथियों से पहुंचे और उनके विचारों को सुने और जो भी देश की प्रदेश की जो भी परिस्थिति है इस समय उनकी नजर में उससे आप रूबरू हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हरियाणा की जो परिस्थिति आज के समय है वो वास्तविक रूप में किस तरीके से है। और अब हम सभी इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता आपको इस बारे में तो अच्छी तरह से कम हम बता सकते हैं क्योंकि हम संभवतः हम ऐसी पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अब पूरे हरियाणा के गांव-गांव को पैदल नापा। अब तक जितने भी और पार्टीज के जो भी रोड की जो रैली वगैरह होती रही है वो मेन रोड से होती है। भाई अभय सिंह चौटाला ने मेवात से जो पद यात्रा चालू की थी, परिवर्तन यात्रा, वो पलवल से और फरीदाबाद से होकर के भी जब गुजरी तो हम सभी लोगों ने उसमें रोजाना हम सभी लोग लगभग 18-20 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते थे। और उससे जो वर्तमान सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की जो सरकार है, उसने इन दावों की तो बहुत अच्छी तरीके से खोल दिए कि यहाँ पे बहुत भारी विकास हो रहा है। जब लोगों से जाकर के रूबरू मिले भाई अभय सिंह चौटाला जी तो हर जगह पर एक सिलसिला आज भी जारी है। आप देख सकते हैं जब सोशल मीडिया अकाउंट्स में और प्रेस में खबरें आती हैं, कोई भी गांव या कोई भी शहर का ऐसा स्कूल नहीं मिला जिसमें अध्यापक पूरे हों। रिकॉर्ड की बात है। आप देखें तो सही परिस्थिति है क्या। पंचायतों के पास फंड्स नहीं है। नगर निगम की अगर बात करूं तो जितना ना करा जाए शायद उतना अच्छा होगा। यहाँ की परिस्थिति किस तरीके की है। सड़क कोई ऐसी नहीं है जिसमें 100 मीटर का पैच बगैर गड्ढे के। ये तो विकास हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कहते रहे कि हमने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है,
वो धरातल पर उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। तो ये परिस्थितियां हमने उस समय पे देखी है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो मैं तो आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, बड़ा शोर मचाया गया था स्मार्ट सिटी के नाम का। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद पहले चरण में ही घोषित हुआ था और आज उस घोषणा को हुए मेरे ख्याल से तो 5-6-7 साल हो चुका समय। उस स्मार्ट सिटी का जो भी पैसा आया वो फरीदाबाद को उसको वास्तव में कितना फर्क फैला है, ये आप जहां जहां पे रहते हो, क्या वहां उन जगह पे कोई स्थायी कोई परिवर्तन आया है? उस स्मार्ट सिटी का नाम केवल नाम देने से, एक जुमला बना देने से क्या फरीदाबाद में कोई बेहतर सुविधाएं हुई? बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ये जो सड़कें हैं, पिछले साल मुख्य रूप से जो सड़कें आती थी वो बंद रही करीब 5-6 महीने तक लगातार। सेक्टर 15 की मेन रोड वो बंद रही, सेक्टर 7 पर जो रोड आती है ये बंद रही, और उसकी वजह से लोगों को, लाखों लोगों को रोज कई कई घंटे अपने घर पहुंचने में लगते थे। ये तो सरकार की प्लानिंग होती है कि किस तरीके से उनको कोई एक ऑल्टरनेट रास्ता दिया जाए, कुछ किया जाए। ये प्लानिंग कुछ नहीं, बस एक घोषणा कर देते हैं और फिर उसके बाद वो काम चलता है। आज 15 सेक्टर की सड़क है, उसको बंद कर दिया दोनों तरफ से। जिमखाना के सामने चौराहे पे से एक तरफ से बंद है और एक इधर से बंद है, बीच में कोई काम नहीं चल रहा है। भाई सड़क क्यों बंद है? ये इस तरीके का केवल एक दिखावा करते हैं कि हमने काम शुरू कर दिया है, और काम वो शुरू कई महीने तक नहीं होता। जितनी भी अनप्लान डेवलपमेंट फरीदाबाद में इस दौरान हुई है उतनी शायद पिछले 60-70 साल में कभी नहीं हुई है। नॉन प्लान जितनी भी वो है डेवलपमेंट, अगर कहीं पे किसी को प्राइवेट सेक्टर ने अगर कोई परमिशन लेकर के अपना कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई उन्होंने कोई अपना प्रोजेक्ट लगाया है, तो सरकार उसका क्रेडिट अपने सिर पे लेना चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 8 सालों के दौरान सरकार ने फरीदाबाद जिले के अंदर, फरीदाबाद शहर के अंदर कितने नए स्कूल स्थापित किए, कितने नए स्कूलों, कितने पुराने स्कूलों को किसी को अपग्रेड किया गया या नहीं, अस्पताल की सुविधाएं, बेड कितने बड़े, कोई नया अस्पताल बना के नहीं, शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई। महिलाओं का एक कॉलेज था, वो पहले भी था, वो आज भी है। गवर्नमेंट कॉलेज एक कॉलेज था, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? सरकार ने तो हर चीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ को धकेल करके दे दिया। हाँ, एक्साइज पॉलिसी के तहत है या क्या इश्यू है, नई चीज अभी घोषणा कर रहा था, मतलब शराब के ऊपर जरूर जोर रहा है। अब लेटेस्ट ये इनका शुरू हुआ सुना है कि दफ्तरों में भी शराब पी सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, वहां पे भी मिलेगी। अगर यही एक प्रोग्रेस है, यही एक विकास है, तो शायद ऐसा विकास हरियाणा की जनता को नहीं चाहिए। हमें तो विकास और किस्म का चाहिए था, जो इन्होंने वायदे किए थे उस समय, उनमें से तो कुछ होता हुआ नहीं लग रहा। कहाँ पे कोई साइकिल ट्रैक्स है, जो भी साइकिल ट्रैक्स के नाम पर फरीदाबाद में सारे शहरों में बनाए गए, उनमें से कोई एक आधी साइकिल चलती भी है कहीं? तो क्यों जनता का पैसा अनाप शनाप वेस्ट किया जा रहा है? लगातार रोज नई कुछ न कुछ खबर आती है, कभी नगर निगम का पैसा रुक जाता है, कभी किसी की इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी बहुत लोगों की होती है, लेकिन फिर उसका समाधान क्या निकलता है, वो भ्रष्टाचार बंद क्यों नहीं होता, ये हमारी बात समझ में नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को आपको और ज्यादा डिटेल में राणा साहब आपके सामने रखेंगे। उनका अनुभव ये बताएगा कि हमारे जिले के बाद से परिवर्तन यात्रा जब और जिलों में गई तो वहां पर उनका क्या क्या अनुभव रहा है, क्या जनता की वहां पर सोच है। तो पूरा हरियाणा इस समय बदलाव की उस पर परिस्थिति में है, और उसी बदलाव को हम सबके साथ शेयर करने के लिए वो आएंगे। तो आपसे ये प्रार्थना है कि उस दिन भी आप अपना हमें कीमती समय दें और उनकी बातों को आप जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि आपसे हम ये, हमारी एक आपसे उम्मीद है, आप एक आखिरी उम्मीद हो। आप इस सारे ये झूठ का जो व्यापार जो लगातार चल रहा है, जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है, और वो अधिकार वो आपके माध्यम से चल रहा है। आप जब उस सच्चाई को कम से कम जनता के सम्मुख पहुंचाएंगे तो फिर जनता आकलन करेगी कौन सही है कौन गलत है, ये तो हम उसको छोड़ दें। लेकिन उन तक सच पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए हम सभी साथियों सहित ये आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उस दिन आप
मैं चौटाला साहब के उसमें उनके विचार जरूर सुने, और समय समय पर जो भी हमारे साथी आपके सम्मुख किसी बात को लेकर के आते हैं। अभी हमने 4-5 दिन पहले हमने जो दिल्ली में हमारे पहलवान जो भाई बहन हमारे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया था। हमारी पार्टी ने उसके विरोध में अभी डीसी साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय के नाम। लोग बात सोचते हैं शायद उसमें तो राजनीति है। राजनीति नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो केवल एक प्रांत की, गांव की, शहर की नहीं होती। पहलवान भी जो जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर देश के लिए पदक हासिल किए हैं वो केवल किसी गांव या राज्य के नहीं है, वो पूरे राष्ट्र की धरोहर है। और जब हमारी बहनें जिन्होंने इतनी मेहनत करके, स्पोर्ट्समैन की जो जिंदगी की जो मेहनत है वो हर व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती हम आम आदमी में, लेकिन जितनी मेहनत के साथ वो लगते हैं, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए और व्यवहार करने के बाद जब वो अपनी शिकायत करें, और चीजों में तो तुरंत समन पहुंच जाते हैं, कहीं पर कोई किसी के नाम पर तुरंत सरकार पहुंच जाती है। इनके लिए इनसे पूछताछ भी नहीं की गई अब तक। हमारा इस बात के लिए व्यवस्था की बात है। अगर कोई बहन हमारी इस बात के लिए कह रही है कि उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है, तो कम से कम जो अक्यूज है उससे सरकार पूछे तो सही, इंक्वायरी तो हो प्रॉपर तरीके से। लेकिन कोई कुछ नहीं अभी तक। वो अपने पद पर, क्योंकि शायद उनकी कोई जरूरत होगी, और यही भाजपा का असली चेहरा है। विपक्ष को डराने के लिए तो तरह तरह के समन कहीं पहुंच जाते हैं, और हमने देखा भी है पास्ट में। लेकिन जब इनके ऊपर किसी साथी के ऊपर कोई बात आती है, और वो चाहे कितना ही घिनौना कृत्य क्यों ना हो, तो उसको ये ढकने का काम करते हैं। तो इस तरह की बातों को हमारी पार्टी समय समय पर उसको आगे बढ़ाती है। आपसे प्रार्थना ये है कि उन बातों को जनता के सम्मुख लाएं जरूर, यही आपसे अनुरोध करना। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और साथी बात कहना चाहे तो। और सवाल आपको पूछना आप लोगों ने मैं एक चीज साहब के साथ जोड़ना चाहूंगा। अब तो आप ये भी मान करके चलिए, आप लोग जनता की आवाज है, और मैं तो ये मानता हूं कि जितना मीडिया कड़वा रहेगा उतना देश सुरक्षित हाथों में रहेगा, क्योंकि मीडिया सच्चाई लिखता है और सच्चाई लगभग कड़वी होती है। अब एक साथी ने करनाल में सवाल पूछ लिया, उसको उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं मीडिया के को भी दबाने का काम ये सरकार कर रही है। और जो सरकार मीडिया को दबाने का काम करती है तो फिर उसमें आप समझ सकते हो आम जन की क्या व्यवस्था रह सकती है। कल एक कृतज्ञ और हुआ है, बल्लभगढ़ की सेक्रेटरीट में वकीलों को पहले चैम्बर अलॉट किए गए और उनको जगह बताई गई, उन्होंने उस पर टीन शेड डलवा लिए। जब वो टीन शेड डल रहे थे, क्या वहां डीसी एसडीएम साहब थे या नहीं थे, या प्रशासन नहीं था? क्यों तो वो डलवाए गए। और अगर वो डल गए तो बगैर नोटिस के, बगैर किसी इतला के उन वकीलों के चैम्बरों को छुट्टी की रात, इतवार की रात को तोड़ दिया गया, जिसके खिलाफ कल वकील कल से धरने पर हैं। कल हमारे पास फोन आया, हमारे जो पार्टी के वकील साथी हैं कि सब ऐसे हो गया है। तो कल मैं और वर्मा जी दोनों जाकर के पार्टी की तरफ से उनका हौसला भी बढ़ाया और उनके साथ हमें 1.5 घंटे बैठ करके उनको आश्वासन भी दिया। अब जैसा भी उनका अगला आदेश आएगा हम उसमें भी उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये दो चीजें, अधिवक्ता इस प्रदेश का, इस देश का, इस समाज का बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रेस मीडिया के साथ ही बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। जब इन लोगों के हकों को भी दबाने का काम अगर सरकार करेगी तो फिर आप और हम ये नहीं मानते चलते सरकार है, तानाशाही है। सरकार के लिए, जनता के लिए होती है, जनता से होती है, लेकिन ये लोग तानाशाही हैं, सिर्फ और सिर्फ सरमाएदार होते हैं। अभी भाई साहब चिकित्सा के बारे में जिक्र कर रहे थे सर,
अभी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है और उसका शोर रहा बड़े लंबे टाइम, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, प्रधानमंत्री जी उसके उद्घाटन में भी पहुंचे, लेकिन आप स्वयं उसके शायद भोग भी रहे हो। वो मुझे लगता है उसकी सिर्फ ओपीडी छोड़ करके और जितनी भी उसकी व्यवस्थाएं हैं वो फरीदाबाद के तमाम अस्पतालों से 10% ज्यादा महंगी है, जिसको वो बार बार ट्रस्ट के नाम से कहते हैं। तो और जहां प्रधानमंत्री जी जब उसका उद्घाटन कर रहे थे उस समय हम एक साथी को देखने चले गए बादशाह खान के हार्ट इंस्टीट्यूट में, और उस दिन आप अगर किसी साथी को और कभी चले जाना वहां के आप आम उसमें घुस जाओ, टॉयलेट्स में घुस जाओ या किसी और सुविधा में घुस जाओ, आप वहां पर टॉयलेट या वॉशरूम नहीं जा सकते। इतनी बुरी दुर्गति बादशाह खान के उस जगह की है जिसको ये हार्ट इंस्टीट्यूट कहते हैं और जिसको प्राइवेट हाथों में सौंप रखा है, वहां भी प्राइवेट हाथों में दे रखा उसको। तो ये इन्होंने चिकित्सा हो या आपका स्वास्थ्य विभाग हो या पढ़ाई का हो या कहीं सेक्रेटरी का काम हो या आपकी अपनी पत्रकारों की हो, ये सब तरह से फेल हैं। और हम आज जो साथी यहाँ पर आपके बीच में आए हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, आपके बीच में आए हैं, अब लगातार आपके बीच में रहेंगे, आपसे रूबरू रहेंगे और आपसे भी विनती करते हैं कि हमें अपना सहयोग देते रहें, क्योंकि आप हमारी आवाज बनोगे तो आप समझो जनता की ही आवाज बनोगे। हम भी आपके बीच में जनता के ही मुद्दे ला करके देंगे और आप उनको उठाओगे तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता का कहीं ना कहीं भला भी होगा। जब आप उसको जोर शोर से उठाओगे तो वो सरकार के कानों तक जाती है, शायद हमारी बात उनके कानों तक नहीं जाती, जिनकी बात आपकी माध्यम से जाती है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद और आगे भी आपसे मिलना जल्दी होगा। धन्यवाद।